कि जी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर हम जो ये सारी बात कर रहे थे, ये एक डायग्राम है, ये बड़ा क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बॉब जो है, इसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी बॉब एक यूज़र है, उसका नाम है बॉब। ठीक है, उसने अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी आपको। ठीक है। अच्छा जी, फिर बॉब की पब्लिक की आपके पास आ गई और इसका सर्टिफ़िकेट भी आ गया, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आ गईं। अब बॉब की इन्फॉर्मेशन, उसकी पब्लिक की, उसकी सर्टिफ़िकेट इन्फॉर्मेशन को हम लेंगे और थ्रू हैश फंक्शन उसको हम क्या कर देंगे, उसकी एक हैश वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उस हैश फंक्शन को, जो हमारे पास हैश वैल्यू आई है, उस हैश वैल्यू को हम फिर फाइनली लेंगे और उसे एन्क्रिप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, encrypt hash code with CA private key to form a signature। और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, उसकी क्या करेंगे, प्राइवेट की से इसको क्या कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे। क्लियर हो गया जी? और इस इनक्रिप्टेड साइंड सर्टिफिकेट को हम इन तमाम चीज़ों के साथ अटैच करके फिर फर्दर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इसका जो हम हैश, अब फॉर एग्जांपल यूज़र यूज़ सर्टिफिकेट टू वेरीफाई बॉब पब्लिक की। अब कोई इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करेगा और फाइंड आउट करना चाहता है कि जी ये बॉब ही की क्या है, पब्लिक की है, तो क्या करेगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी। ठीक है? वो क्या करेगा, जैसे हमने किया था भेजते वक़्त, हम बॉब की आईडी, उसकी पब्लिक की और सर्टिफ़िकेट को अलहदा करके उसकी हैश वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हमारे पास ये एडिशनल साइंड सर्टिफ़िकेट है, इसको हम डिक्रिप्ट कर देंगे पब्लिक की ऑफ सर्टिफ़िकेट अथॉरिटी से। और जैसे ही हम इसको करेंगे और अगर ये दोनों मैच करते हुए, तो हम कह देंगे जी ये हमारे पास ठीक है। तो ये हमें एक्स 509 जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो हमें ये चीज़ बताता है कि दिस इज़ हाउ यू कैन वेरीफाई कि आपका जो बॉब का सर्टिफ़िकेट है, वो एक काउंटरफीट नहीं है, इट इज़ जेन्युइन सर्टिफ़िकेट। ठीक हो गया जी? ओके, ठीक हो गया। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा, अब सर्टिफ़िकेट्स की बात करें। द हार्ट ऑफ एक्स 509 स्कीम इज़ द पब्लिक की सर्टिफ़िकेट एसोसिएटेड विद ईच यूज़र। ठीक है? हमारे पास 509 स्कीम में क्या होता है, पब्लिक की सर्टिफिकेट हर यूज़र के साथ अटैच होता है। दीज यूज़र्स सर्टिफिकेट्स आर अज्यूम टू बी क्रिएटेड बाय सम ट्रस्टेड सर्टिफिकेटिंग अथॉरिटी एंड प्लेस इन द डायरेक्टरी ऑफ द सीए बाय द यूज़र। जो हमारे पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, तमाम जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके पास पड़े होते हैं। The directory server itself is not responsible for the creation of public keys of the certificate functions और ये बनाई नहीं होती, ये हमारे पास एक repository होती है। इन केस ऑफ एनी इशू, वहाँ से आप, जैसे हमारे पास पब्लिक की डायरेक्टरी थी वैसे ही, इट मेनली प्रोवाइड easily accessible location to the user to obtain the certificates। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये थोड़ी सी सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रहा था, इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? अच्छा, ये एक्स 509 फॉर्मेट है, इसमें आपके पास कुछ फ़ील्ड्स हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। वर्ज़न आ गया सर्टिफ़िकेट का, सर्टिफ़िकेट सीरियल नंबर आ गया, कौन से एल्गोरिदम और कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए हैं आपने। इसको, इस सर्टिफ़िकेट को इश्यू करने वाला कौन-सा था, ये किस पीरियड से वैलिड है, कब सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ, कब तक वैलिड है, यूज़र का नाम क्या है, कौन सा एल्गोरिदम पैरामीटर और की यूज़ किए हैं। उसकी जो एक यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन होगी वो यहाँ पर आएगी। अच्छा, फिर सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर जो आपके पास है वो आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी और कौन-कौन से एल्गोरिदम पैरामीटर्स और एन्क्रिप्टेड हैश के एल्गोरिदम है वो आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर इसके मुख्तलिफ वर्ज़न थे। पहले वर्ज़न में यहाँ तक हम ये इन्फॉर्मेशन देते थे, फिर दूसरे वर्ज़न में यहाँ पर और तीसरे वर्ज़न में यहाँ पर। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास सर्टिफ़िकेट रेवोकेशन, किस तरह हम उसको रेवोकेट करते हैं, रेवोकेट का मतलब है उसे कैंसल करते हैं। तो उसमें हमारे पास एल्गोरिदम पैरामीटर आएगा, इशूड नेम आएगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन, यानी अब उसमें हमने पुराना रेवोकेट करके नई इन्फॉर्मेशन जो डाली है। नेक्स्ट अपडेट डेट जो थी, यानी अब इसमें हमने जो डेट डाली है कि हमने जी इस डेट से ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी। यूज़र सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो पुराना सीरियल नंबर था वो आएगा, रेवोकेशन डेट आएगी, किस डेट पे मैंने रेवोकेट किया, और ये रेवोकेट सर्टिफिकेट की क्या-क्या सीरियल नंबर वगैरह होंगे।
तो ये तमाम एक ख़ास किस्म का प्रोसीजर है जो किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लें, ठीक है? और ये मैं आप तक छोड़ देता हूँ, ठीक है? ये आपने खुद ही पढ़ना है। सही है, हमारे पास थोड़ी-सी डिस्कशन काफ़ी है, बट इट्स अ सिंपल थिंग। एज़ सच आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आपके पास कोई इश्यू हो तो यू कैन आस्क मी, हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऑब्टेनिंग अ यूज़र सर्टिफिकेट, आप वो यूज़र सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं? एनी यूज़र विद द एक्सेस टू द पब्लिक की ऑफ द सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैन वेरीफाई द यूज़र पब्लिक की। ये सर्टिफिकेट भेजेंगे, वो वेरीफाई करके भेज देंगे। तो ऐसा जिसमें अब कोई इतनी लंबी कहानी नहीं, और इसमें हमें सिक्योरिटी के कंसर्न भी थोड़े कम होते हैं क्योंकि इट्स अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक हो गया? तो ये सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ये वेरीफाइबल होते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी सर्टिफ़िकेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी विंडोज़ जब आप अपने सिस्टम पर विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं और वो विंडोज़ जो हैं अपने सर्वर पे ऑथेंटिकेट होने जाती हैं, तो वो बेसिकली अपने जो विंडोज़ सर्वर होता है या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर होता है, उधर वो क्या करते हैं, अपने आप को ऑथेंटिकेट कराते हैं। वो सर्टिफ़िकेट अपना पेश करते हैं और वो सर्टिफ़िकेट में अगर पायरेटेड विंडोज़ हों, तो वो ये वाला सर्टिफ़िकेट नहीं पेश कर सकते जिसमें ये होता है। एज़ अ रिज़ल्ट जो आपका सर्वर होता है, उसे ये पता चल जाता है कि ये जो विंडोज़ हैं, ये विंडोज़ की कॉपी जो है, ये जेन्युइन विंडोज़ नहीं है, और फिर वहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आप अपनी इस विंडोज़ को क्या करें, इसकी जेन्युइन कॉपी को इंस्टॉल करें। ठीक हो गया जी? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा आ जाते हैं मैलवेयर्स पे। ठीक हो गया जी। मैलवेयर क्या होते हैं? मैलवेयर मैलवेयर, मैल फंक्शन, ये वो टेक्नीक्स होती हैं अ, या वो सॉफ्टवेयर होते हैं। वेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करते हैं या सिस्टम की फंक्शनैलिटी को मुतासिर करते हैं। ठीक हो गया जी? बहुत किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज़र को इरिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, व्हिच डू नॉट एक्चुअली डैमेज योर सिस्टम। ठीक है, बट आपका यूज़र सिस्टम जो होता है उसकी क्या है, उसमें क्या आ जाएगा, स्लो हो जाएगा, बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो जाएँगी, आपके पास एक मैसेज लिखा हुआ आएगा दिस सिस्टम हैज़ बीन हैक्ड, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं होता। तो कुछ तो ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। लेकिन कुछ आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, जिसमें आपके डेटा को करप्ट करना, ठीक है? आपके सिस्टम की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देना, जिससे आपका सिस्टम क्या हो, बूट ना हो सके, स्टार्ट ना हो सके, प्रॉपर फंक्शन ना कर सके, आपके सिस्टम को मुख्तलिफ इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना। तो ये वो कुछ कैटेगरीज़ हैं जो मैलवेयर में आती हैं, जो आपके सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है? जो सिर्फ़ इरिटेट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके सिस्टम को इल्लीगल सर्विसेज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिस्टम को अगर इस्तेमाल किया जाए फॉर हैकिंग पर्पज़ और आपको ये मालूम ही ना हो कि आपका सिस्टम हैकिंग कर लिए, या आपके सिस्टम को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाए और आपको ये पता ही ना हो आपका सिस्टम जो है किसी एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वी कॉल दोज़ सॉफ्टवेयर्स मैलवेयर, जो आपको आपकी सिस्टम की को डैमेज करने के लिए या आपको इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए आपकी परमिशन के बगैर ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी परमिशन या कंसेंट शामिल ना हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब the perhaps the most sophisticated types of threats to computer system are presented by programs that exploits the vulnerabilities in the programming computing system. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि हमारे सिस्टम जो है ना वो वर्नेबल है। वर्नेबल का मतलब ये होता है दे हैव वीकनेसेस। उनमें कोई लूप होल्स होते हैं और जो आपके ये प्रोग्राम्स होते हैं, थ्रू दीज प्रोग्राम्स जो आपका वर्नेबिलिटीज़ होती हैं या वीकनेसेस होती हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है? उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स। सच थ्रेट्स आर रेफर्ड एज मलिशियस मलिशियस नहीं, malicious सॉफ्टवेयर्स और malware। इन किस्म के थ्रेड्स को हम कहते हैं malicious सॉफ्टवेयर और malware। In this context, we are concerned with threats of application program as well as utility programs such as editor and compilers and kernel level program।
ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन लेयर पे ही रन होते हों। ये हमारे पास एडिटर लेवल, कंपाइलर लेवल, इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल लेवल तक भी ये होते हैं और एज़ अ रिज़ल्ट ये आपके सिस्टम को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है, इसमें हम स्पेशल एम्फेसिस देंगे ऑन द वायरसेस एंड द वर्म्स, ठीक है? इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें वायरस एंड वर्म्स भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हैं, जो डिनायल ऑफ सर्विस, जैसे थोड़ी देर पहले मैं अभी बात कर रहा था, डॉस अटैक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी? सबसे पहले हम देखेंगे जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास टेबल गिवन है, इन टेबल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएँगे और फिर हम इनको देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इट विल बी। अच्छा, तो मैं खैर उसको वन बाय वन नहीं कर रहा, यहाँ से हम कर रहे हैं। वायरसेस आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपके पास मैलवेयर होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि वायरसेस आर प्रोग्राम्स, ठीक है? ये बनाए जाते हैं, इनको अगर हम कैटेगराइज़ किया जाए तो हमारे पास 2 किस्म के आते हैं वायरसेस। एक को हम कहते हैं बेनाइन वायरस, एक उनको दूसरी कैटेगरी होती है आपके पास जिसे हम कहते हैं मैलिशियस वायरस। मैलिशियस वायरस जो होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये आपके डेटा को करप्ट करते हैं, आपके प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को ख़राब करते हैं। लेकिन जो बेनाइन वायरस होते हैं, बेनाइन का मतलब होता है बेज़रर, ठीक है? उर्दू में अगर बात करें तो हम इसे कहेंगे बेज़रर। तो ये सिर्फ़ आपको क्या करते हैं, आपकी फंक्शनैलिटी या आपको फॉर द टाइम बीइंग इरिटेट करते हैं, बट दे आर नॉट लाइक कि जी आपका डेटा परमानेंटली डैमेज कर दिया, आप का सिस्टम करप्ट हो गया, कोई ऐसी आपके सिस्टम में आ गई जो आपके सिस्टम को हैक किया जा रहा है या उसको डॉस अटैक के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जो होती है वो कौन करते हैं? मैलवेयर। तो वायरसेस वो कोड होते हैं जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं जब वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं। क्या होते हैं? जब वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं वर्म्स। वर्म भी ये अब मैलिशियस वायरस है, ठीक है? वर्म जो होते हैं आपके पास, इसको आप इनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली रन होते हैं और ये अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं। इसकी सबसे एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है जिसको आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं, उसके अंदर एक न्यू फ़ोल्डर होता है। आप उस न्यू फ़ोल्डर को ओपन करते हैं, उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर होता है। तो ये वर्म वायरस होते हैं जो अपने आप को क्या करते जाते हैं, रेप्लिकेट करते जाते हैं, ठीक है? यानी कॉपी बनाते जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं? वर्म्स कहते हैं। फिर आपके पास क्या होता है? आपके पास आ जाते हैं जी नेक्स्ट इज़ लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स आपके पास ऐसे वायरसेस होते हैं, जैसे हमारे पास टाइम बॉम्ब होता है ना, टाइम बॉम्ब को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो होता ये कि आपके पास क्या होता है कि दे आर वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड कंडीशन, और जैसे वो टाइम एंड कंडीशन पूरी होती है तो वो आपके पास बॉम्ब जो होता है वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। सिमिलरली जो आपके पास लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स बेसिकली ये काम करते होते हैं कि ये आपके सिस्टम में तो रिज़ाइड किया होता है एंड दे आर वेटिंग फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है? और जैसे ही वो टाइम आ जाता है, तो होता ये है कि आपके पास क्या होता है, वो फ वायरस जो होता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। इट कैन बी वर्म, इट कैन बी अदर मैल एक्टिविटी, लेकिन इसको हम लॉजिक बॉम्ब क्यों कहते होते हैं? इसको हम लॉजिक बॉम्ब इसलिए कहते होते हैं, बिकॉज़ ये एक ख़ास टाइम के लिए वेट करते होते हैं। एक बड़ा मशहूर वायरस था जो आपके पास सितंबर 1 को या अप्रैल 1 को क्या होता था, सॉरी 30th अप्रैल को वो एग्ज़ीक्यूट होता था और मोस्टली ये जब हम स्टूडेंट्स थे तब ये होता था। तो हम मोस्टली क्या करते थे, हम 30th सितंबर को अपने कंप्यूटर्स ही ऑन नहीं करते थे। क्योंकि ना ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, ना ही ये लॉजिक बॉम्ब एग्ज़ीक्यूट होगा, क्योंकि ये ख़ास कंडीशन का वेट करता होता है और जब वो कंडीशन मीट हो जाती है, देन वो क्या हो जाता है, वो अपनी इन्फेक्शन या अपना जो काम होता है, वो स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया जी? तो ऐसे हमारे पास जो वायरसेस होते हैं, वी कॉल दोज़ वायरसेस लॉजिक बॉम्ब, व्हिच आर वेटिंग कि जी एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो, और जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो तो आपका वो जो इन्फेक्शन है, आपके डेटा को करप्ट करना या जो भी उसने एक्टिविटी करनी है वो शुरू कर दें। देन वी हैव ट्रोजन हॉर्सेस। ये ट्रोजन हॉर्स का नाम शायद आपने काफ़ी सुना होगा। बेसिकली इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा, और ये मैं स्टोरी हमेशा जब ये ट्रोजन हॉर्स का टर्म आता है तो मैं हमेशा सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अ, 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 कई हज़ार साल पहले, अकॉर्डिंग टू सम
mythology, ठीक है। ग्रीक्स थे और एट दैट टाइम ग्रीक्स वर द सुपर पावर। ये कई हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक शहर था, उसका नाम था ट्रॉय। अच्छा, ग्रीक जो था मुख्तलिफ छोटे-छोटे जो सिटीज़ कह दें या आपके पास होती थी स्मॉल कंट्रीज़ होती थी, वो इंडिपेंडेंट होती थी और बेसिकली वो सिटी स्टेट होते थे, वो शहर होते थे और वो हर शहर जो होता था वो गार्ड गार्ड होता था बाय देयर ह्यूज वॉल्स। अब ट्रॉय एक वाहिद शहर था, ग्रीक की जितनी भी आसपास वो सिटी स्टेट्स थी, जो कॉन्कर नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो ट्रॉय थे उनके जो आर्चर्स थे यानी तीरंदाज थे, वो बड़े एक्सपर्ट थे और वो कभी भी जब भी उन पे अटैक हुआ तो उनने उस अटैक को थ्रू दियर आर्चर्स उनने उनको रोक दिया या पसपा कर दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, फॉर सर्टेन रीज़न पूरे ग्रीक ने मिलकर उस पे अटैक किया और फिर बड़ी कोशिश की गई, फिर भी ट्रॉय फ़तह ना हुआ। अच्छा, जब वो फ़तह ना हुआ तो वहाँ पर क्या किया, जो बाकी रिमेनिंग ग्रीक्स थे, उनने ये किया कि जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉर्स बना दिया और उस हॉर्स को इतना बड़ा था कि उसमें कुछ उनने जो सिपाही थे अपने, वो उनने हाइड कर दिए। ठीक है? जब ट्रॉय के लोग निकले, उन्होंने कहा कि जी ग्रीक्स तो चले गए हैं और ये सिर्फ़ एक जो एक बहुत बड़ा-सा लकड़ी का एक घोड़ा है, वो बना के छोड़ गए हैं। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि को हम अपने फ़तह का निशान समझ के अपने शहर के अंदर ले आते हैं। ठीक है? कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की, लेकिन मेजॉरिटी ने कहा जी ये हमारी फ़तह का निशान है, तो हम इसको ले आते हैं किधर? अपने सिटी के अंदर। अच्छा, अब जब वो रात को अपना सिटी में अपना फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे फ़तह का, तो इस हॉर्स से, जो एक बहुत बड़ा लकड़ी का हॉर्स था, इससे कुछ लोग निकले और उनने जो मेन सिटी का दरवाज़ा था, वो ओपन कर दिया और बाहर दोबारा ग्रीक फ़ोर्सेस आ गई थीं और वो शहर के अंदर दाखिल हुईं। ट्रॉय के जो लोग थे, वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे कि वो फाइट बैक कर सकें और हुआ ये कि ट्रॉय फ़तह हो गया। तो इसको इस घोड़े का नाम उन्होंने रख दिया ट्रोजन हॉर्स और फिर ये एक ज़रबुल मिसल जैसे होती है ना, ज़रबुल मिसल के आपके पास एक मिसाल है, इसके पीछे एक स्टोरी है। ज़रबुल मिसल अ, बन गई कि जब आप बैक डोर से यानी आप किसी को धोखा दे के आप किसी सिस्टम में दाखिल हो जाएँ, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? तो हमारे पास अब जब हमारे कंप्यूटर्स की बात करते हैं, उनमें हमारे पास बहुत सारे जो पोर्ट्स होते हैं, दे आर ओपन, ठीक है? वो आपके पास क्या होते हैं? ओपन होते हैं और समहाउ अगर थ्रू सर्टेन पोर्ट, ये मैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट नंबर्स की बात कर रहा हूँ, वो आपका प्रोसेस जो है, वो आपके सिस्टम में जो आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज़रिए आपके सिस्टम में दाखिल हो गया है, तो होगा क्या? वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करने लगेगा। तो इतनी लंबी जो कहानी सुनाई थी उसका मकसद ये था कि दे स्पूफ, वो आपको धोखा दे के आपके सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं एंड देन दे जो भी आपका मैलिशियस एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी? तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये बैकडोर और ट्रैप डोर जो है ये भी है। एनी मैकेनिज़्म दैट बायपास नॉर्मल सिक्योरिटी चेक्स, ठीक है, वही बात है जो हमने की थी। मोबाइल कोड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये स्क्रिप्ट्स होते हैं, छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, कोड्स होते हैं दैट कैन बी शिप्ड अनचेंज्ड टू अ हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड एग्जीक्यूट विद आइडेंटिकल सिमेंटिक्स, ठीक है। ये छोटे-छोटे हिस्से होते हैं और ये अलग-अलग होते हैं, लेकिन ये फिर मिलकर आपके पास जो मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोबाइल कोड्स। फिर आपके पास आ जाते हैं एक्सप्लॉइट्स, कोड स्पेसिफिक टू अ सिंगल वर्नेबिलिटी और सेट ऑफ वर्नेबिलिटी। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ वर्नेबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि आपको ये पता होगा कि हमारे पास जब कम्युनिकेशन होती है सॉफ्टवेयर्स की, तो वो एट पोर्ट लेवल होती है। ये मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक ऐसा कोड बनाया जाए, जिसको हम एक्सप्लॉइट कहेंगे, जो सिर्फ़ पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करें, ठीक है? यानी ओपन पोर्ट्स पे कम्युनिकेशन करके एंटर हो जाए, उसको हम एक्सप्लॉइट कहेंगे या फिर इसी तरह की कुछ और वल्नरेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करें, उसको कहेंगे, ठीक है? एक्सप्लॉइट कहेंगे। फिर डाउनलोडर, ऐसे प्रोग्राम जो आप जब डाउनलोड करते हैं, उसके साथ आपके सिस्टम में आ जाएँ और फिर वहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होके आपके प्रोग्राम या आपके सिस्टम को क्या करें, अफ़ेक्ट करें या एज़ अ वायरस काम करें, वो डाउनलोडर होंगे। ऑटो रूटर, malicious हैकर टूल्स यूज्ड टू ब्रेक इनटू न्यू मशीन्स रिमोटली,
ठीक है? अब आपके रिमोटली का क्या मतलब है कि वो डायरेक्टली तो आपके साथ नहीं है, लेकिन आप आ गए हैं, आपके सिस्टम में आ गए हैं थ्रू हैकिंग, और वो फिर कंट्रोल हो रहे हैं थ्रू रिमोटली कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक हो गया? फिर आपके पास किट है, वायरस जनरेटर, सेट ऑफ टूल्स जनरेटिंग न्यू वायरसेस ऑटोमेटिकली। जैसे हमने वो रेप्लिकेट करने की बात की, या वायरसेस खुद ब खुद डेवलप होते जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? किट या वायरस जनरेटर कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये बात आपको समझ आ गई। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पैमर प्रोग्राम्स यूज टू स्पेंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनवांटेड ईमेल्स। वो हमारे सिस्टम से ही दूसरे सिस्टम्स पर अनवांटेड ईमेल्स यानी स्पैम मेल्स क्या करते जाते हैं? सेंड करते जाते हैं। इस किस्म की जो प्रोग्राम्स होते हैं हम स्पैमर्स कहते हैं। फिर फ्लडर कहते हैं, यूज टू अटैक नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक टू कैरी आउट डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की हमने पहले भी बात की थी। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऐसा अटैक होता है, ये हमने शुरू में एक्टिव अटैक्स में बात की थी, जिसमें ये करते हैं कि सर्वर देखिए हमें सर्विसेज देता होता है, और अगर हम क्या कर दें, उस पे इतना लोड डाल दें कि वो उस पे इतना लोड हो जाए कि वो हमें सर्विस देना बंद कर दे, तो इस किस्म के अटैक को हम क्या कहते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इवन हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, वो सिस्टम पर एक ख़ास जो हमारा सर्वर होता है, उस पे ऑटोमेटिकली ट्रैफ़िक जनरेट करने लगते हैं, और एज़ अ रिज़ल्ट वो जो हमारा सर्वर होता है, वो एक टारगेटेड अटैक होता है। उस सर्वर पे वो ट्रैफ़िक जनरेट की जाती है, उस पे सेंड की जाती है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, वो सर्वर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की तरफ चला जाए, यानी उस पे इतना लोड आ जाए कि वो किसी भी लीगल यूज़र को भी क्या करें, रिस्पॉन्ड कर ना दे। सो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास सीआईए का अवेलेबिलिटी एलिमेंट होता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो जी, काफ़ी लंबी डिस्कशन है, आई होप कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, फिर आपके पास की लॉगर्स होते हैं। की लॉगर्स बेसिकली अगेन आपके सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आप जो भी की प्रेस करते हैं, उस की को वो नोट डाउन करते होते हैं। जो भी आप की प्रेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना लॉगिन लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फेसबुक पे एंटर हो रहे हैं, आपने अपना लॉगिन लिखा, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, की लॉगर वो हर की स्ट्रोक को क्या कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है, और जो एडवांस की लॉगर्स होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो जो आपकी की स्ट्रोक्स होते हैं, उनको वो हैकर्स को वो जो फाइल्स होती हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन में भी सेंड करते जाते हैं। यानी एज़ अ रिज़ल्ट आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, आपके जितने भी लॉगिन एंड पासवर्ड्स हैं, वो फिर उस हैकर के पास चले जाते हैं, और वो हैकर उसको जिस तरह चाहे मिसयूज़ कर सकता है। ठीक हो गया? फिर आपके पास रूट किट होती है। सेट ऑफ हैकर्स टूल यूज्ड टू अटैक यूज आफ्टर अटैकर्स हैज़ बीन ब्रोकन इनटू कंप्यूटर सिस्टम एंड गेन द रूट लेवल एक्सेस। रूट क्या होता है? ये आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में देखा होगा कि हम रूट एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं। अब आपका प्रोग्राम जो है, आपका सिस्टम तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन समहाउ अब मुझे एक्सेस चाहिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेटर की। क्योंकि आपको पता होगा, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर आप लोगों ने लिनक्स यूज़ किया है, तो आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं, वो लॉक की गई होती हैं। जो मेन सिस्टम के रिसोर्सेज़ होते हैं, वो रूट के पासवर्ड से लॉक किए होते हैं। यानी इन केस अगर आपका सिस्टम हैक भी हो जाए, तो आपका रूट जो है, यानी आपके सिस्टम के जो मेन रिसोर्सेज़ हैं, वो बचे रहते हैं, और वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। सिमिलरली अगर आपने मैक यूज़ किया है, तो इसमें भी आपके पास जो मेजर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो आपके पास जो एक्सेस होती है, वो रूट के पास ही होती है, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, तब वो तमाम चीज़ों की एक्सेस आती है। तो रूट किट जो होती है, ये एक मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, आपको क्या किया जाता है, उस रूट की एक्सेस हासिल की जाती है कि देन आपके पास जो हैकर होगा, उसके पास आपके सिस्टम की फुल अथॉरिटी आ जाएगी, और वो जिस तरह चाहे आपके सिस्टम को फिर इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है? तो ये सेट ऑफ टूल्स होती हैं। ज़ॉम्बीज़ होती हैं, ज़ॉम्बीज़ को मतलब आपने इस पे बड़ी मूवीज़ भी देखी होंगी। अगेन ज़ॉम्बी की अगर हम मीनिंग देखें, तो इसका मतलब होता है डेड पीपल वॉकिंग। ठीक है? डेड पीपल वॉकिंग का मतलब होता है कि जी उनको एक टास्क दे दिया है, उनके साथ आप जो भी करते जाएँ, वो बस काम करते रहेंगे अपना, ठीक है? वो काम करते रहेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर वो एक किस्म का ख़ास किस्म का अटैक लॉन्च करते हैं, और फिर वो अपना काम करते जाते हैं, रेप्लिकेट भी करते जाते हैं, वो इन्फेक्शन आगे भी देते जाते हैं। तो इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ज़ॉम्बी वायरसेस कहते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं स्पाईवेयर, नाम से ज़ाहिर हो रहा है
कि स्पाईवेयर ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपके सिस्टम में रहकर आपके सिस्टम की स्पाइंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो वेब कैम है ये ऑन कर दिया, ना तो आपके वेब कैम की आपके पास वो इंडिकेटर आया और ये वेब कैम जो शख्स आपको एक्सेस करना चाहता है उसकी आपकी वीडियो आएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होता है कि कुछ लोगों ने वेब कैम पे भी वो स्ट्रिप लगाई होती है कि इवन कैम ऑन भी हो जाए तो उसको वो वीडियो हमारी ना जा सके। ठीक है? आपके जैसे की लॉगर है इस तरह की लॉगर तो की स्ट्रोक्स करते हैं ना, आपकी स्क्रीन के स्नैपशॉट्स जाते हों, यानी जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तमाम चीज़ें कोई दूसरा शख्स भी देखता हो। इस किस्म के जो आपके वायरसेस होते हैं दे आर कॉल्ड स्पाईवेयर। फिर आपके पास आ जाते हैं एडवेयर। एडवेयर तो आपके पास आपके सिस्टम में होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पॉप अप कर जाते हैं। मोस्टली एडवेयर आपके ब्राउज़र्स वगैरह के साथ होते हैं कि वो ख़ास किस्म की एडवर्टाइज़मेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट मैलवेयर जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर वो मेंशन नहीं किया गया, दैट आर कॉल्ड बॉट्स। ठीक है, बॉट्स आपके पास क्या होते हैं? ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और वो जो बॉट्स होते हैं वो उनको हम बॉट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज़ ये वर्ड ओरिजिनेट किया गया है रोबोट से। रोबोट्स होते हैं किसी एक शख्स के कंट्रोल में होता है। इस तरह आपके पास जो बॉट्स होते हैं, ये भी आपके सिस्टम में दाखिल हो गए होते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक इनका बॉट मास्टर होता है, वो कंट्रोल करता होता है। यानी वो फिर आपकी जो जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ बताई, इनमें से वो कोई भी एक्टिविटी उससे करवाना चाहे, तो वो उससे करवा सकता है, लेकिन वो थ्रू किसी ह्यूमन कंट्रोल के अंडर होगा, ठीक है? उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पाई वेयरिंग भी करा सकते हैं, उससे आप डेटा भी कैप्चर करा सकते हैं, उससे आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी करा सकते हैं, आपके पास फ्लडिंग भी कर सकते हैं, रूट किट भी कर सकते हैं। तो फिर उससे आप जो भी आप एक्टिविटी करवाना चाहें, आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर उसे हम उसका टर्म को हम ज़्यादा एनहांस करते हैं, उसे कहते हैं बॉटनेट। कि बॉट्स जो होते हैं वो ना सिर्फ आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं बल्कि वो एक अपनी आर्मी बना देते हैं। वो अपनी क्या बना देते हैं? एक अपनी आर्मी बना देते हैं और उस आर्मी को फिर वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स इन्फेक्ट होते हैं। और एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर या एवरी अदर कंप्यूटर हैज़ अ बॉट। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं होता कि जी हम बॉट से बचे हुए हैं, हमारे पास हमारे सिस्टम में भी हो सकता है बॉट्स मौजूद हों और हमारे जो बॉट्स मास्टर हैं इन सिस्टम्स को वो मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हों, जिनमें हमें कोई क्लू ही ना हो कि हमारा सिस्टम किन-किन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस कंप्यूटर वायरस इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम। ठीक है, ये और प्रोग्राम्स को भी अब इन्फेक्ट कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। द मॉडिफिकेशन इंक्लूड इंजेक्टिंग द ओरिजिनल प्रोग्राम विद अ रूटीन टू मेक कॉपीज ऑफ वायरस प्रोग्राम जिसको हम रेप्लिकेट कहते हैं, व्हिच कैन गो ऑन फर्दर इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स। ये बात समझ आ गई होगी आपको। Computer viruses was first appear in 1980s and the term itself attributed to Fred Cohen, जो हमने कोहन के ऊपर बात की थी, ये वही है 1983 में। कोहन इज़ एन ऑथर ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑफ सब्जेक्ट कोहन, ये उसकी बुक का नाम है जी। अच्छा, ये वायरस जो है, खैर आजकल तो हम वायरसेस से बड़े ही हमारी फिज़िकल लाइफ भी अफ़ेक्ट हुई हुई है। तो ये बेसिकली जेनेटिक इसको अगर हम देखें, बायोलॉजिकल वायरसेस आर टाइनी स्क्रैप ऑफ जेनेटिक कोड्स, डीएनए और आरएनए दैट कैन टेक ओवर द मशीनरी ऑफ अ लिविंग सेल एंड ट्रिक इनटू मेकिंग थाउजेंड ऑफ फ्लॉलेस रेप्लिकास। ठीक है, तो ये वही जो हम पढ़ रहे हैं, लाइक द बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स, उन्हीं की तरह जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, मेकिंग परफेक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ द टिपिकल वायरस बिकम्स एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ओके। A computer virus has three parts, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कहानी ऊपर पढ़ लेना। इन्फेक्शन mechanism, this means by which virus spreads enable it replicate, the mechanism is also referred as infection vector। जो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पहले में वो इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट क्या करता है? वो मैकेनिज्म जिसके ज़रिए ये रेप्लिकेट होगा और ये तमाम चीज़ें होंगी उसको करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा ट्रिगर, ये वो इवेंट होता है जैसे हम बॉम्ब लॉजिक में कह रहे थे जिस पे ये एक्टिवेट होगा। पेलोड जो वायरस अफ़ेक्ट करता है, किस तरह अफ़ेक्ट करता है, किस तरह सिस्टम को डैमेज करता है, तो इसके 3 पार्ट होंगे एंड इट इट गोज़ सेम फॉर द जो हमारे पास बायोलॉजिकल वायरस होते हैं, वो भी
यही काम करते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टिपिकल वायरस गो थ्रू फॉलोइंग 4 फेजेस, और फिर जब ये वायरसेस के फेजेस होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज में क्या होता है? द वायरस इज़ आइडल, कोई काम नहीं करता। द वायरस विल इवेंचुअली बी एक्टिवेटेड बाय सम इवेंट सच एज़ डेट, द प्रेजेंस ऑफ अनदर प्रोग्राम और फाइल, ये आपके पास हो गया। प्रोपेगेशन फेज, ठीक हो गया? एक तो डोरमेंट है ना, जब वो आइडल है और वो तब तक वेट कर रहे हैं जब तक वो एक्टिवेट नहीं हो जाता। ठीक हो गया जी? फिर आपके पास प्रोपेगेशन फेज आता है। द वायरस प्लेस अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर प्रोग्राम, जो आपके सिस्टम को वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट होता है। द कॉपी में नॉट बी आइडेंटिकल टू द प्रोपेगेशन द वायरसेस, इसमें हमारे पास मॉर्फिक वायरस भी होते हैं जो अपनी इवन शेप को भी क्या करते जाते हैं, विद द पैसेज ऑफ प्रोपेगेशन क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा, फिर आपके पास आता है ट्रिगरिंग फेज। इस ये वो फ़ेज़ होता है जहाँ पर आपका वायरस क्या होता है, वो ट्रिगर होता है, एक्टिवेट होता है, जहाँ पर हमारे पास अपना इन्फेक्शन जो होता है वो आपका वायरस यानी अपनी जो डैमेज है वो शुरू कर देता है। फिर आपके पास एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ होता है, द फंक्शन इज़ परफ़ॉर्म्ड, द फंक्शन में बी हार्मलेस, जैसे बेनाइन वायरस की बात की थी, और ये चीज़ चलती रहती है। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपको बता दिया कि जी 4 फ़ेजेज़ होते हैं, और ये भी बता दिया कि जी इसके 3 स्टेप्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। क्लियर हो गया जी? अब हम आगे चलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जी एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है ना, उसकी मुख्तलिफ अप्रोचेज़ होती हैं। सबसे पहले वायरस को डिटेक्ट किया जाता है। अब वायरस को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? ठीक है, वायरस को डिटेक्ट करने का सबसे जो मौसर तरीका है वो ये है कि आपके पास वायरस के कुछ सिग्नेचर्स हों। सिग्नेचर्स का मतलब है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हों। जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, वो जो होती हैं, वो जब एंटीवायरस में पहुँचती हैं, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका जो एंटीवायरस है वो डिटरमिन करता है, ये जो एक प्रोग्राम है, क्या ये प्रोग्राम जो है बाकी ही वायरस है या एक नॉर्मल प्रोग्राम है? तो डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन। जब डिटेक्शन हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये किस टाइप का स्पेसिफिक वायरस है और ये क्या इन्फेक्ट या ये क्या डैमेज करेगा। फिर रिमूवल, once the specific virus has been identified, remove all traces of the virus from the infected program, restore it to its original। जैसे हमने कहा कि जी वो अपने आप को ना किसी प्रोग्राम में डाल देता है, तो उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स अगर वो एक ख़ास किस्म का वायरस हो, तो फिर उसे हम क्वारंटाइन भी करते हैं, और ये क्वारंटाइन का टर्म जो हमने कहा गया है कि उस वायरस प्रोग्राम को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि बाकी जो प्रोग्राम होते हैं उससे इंटरैक्ट ना करें, ताकि अगर वो इंटरैक्ट करेंगे तो उसमें भी वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो रिमूव किया जा सकता है, अगर रिमूव नहीं किया जा सकता तो फिर हम उसे क्या करते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। यानी उस वायरस को क्वारंटाइन किया कर दिया जाता है कि ना वो किसी से मिलेगा। तो एंड फॉर द सेम रीज़न जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, इसमें भी हम कहते हैं कि जी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, एसओपीज़ का ख़्याल रखेंगे, तो ये वायरस ऑटोमैटिकली एक ऐसी सूरत हाल में तब्दील हो जाएगा, या ये स्प्रेडिंग इसकी कम से कम हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वारंटाइन, अगर अब रिमूव नहीं हो सकता। ठीक हो गया? हम अभी रिमूव के चक्कर में लगे हुए हैं, हम उसको ख़त्म कम करने के चक्कर में नहीं हैं। 4 जनरेशन ऑफ एंटीवायरसेस, हमारे पास 4 जनरेशंस आई हैं एंटीवायरसेस की, जिसमें फर्स्ट जनरेशन है, इसमें सिंपल हम स्कैन करते थे। सेकंड में ह्यूरिस्टिक स्कैनर होते हैं। ह्यूरिस्टिक स्कैनर्स हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि हमें देखिए, जब स्कैनिंग हम करते हैं ना, स्कैनिंग में हम करते हैं जी एक फाइल उठाया, इसको चेक किया, वायरस तो नहीं है, दूसरा उठाया, इसको चेक किया, वायरस तो नहीं है। तो वहाँ पर हमारे पास बड़ा टाइम लग जाता था। ह्यूरिस्टिक स्कैनर में हम ये करते हैं कि जी हमारे पास कुछ इस तरह के कोई ख़ास हमने टोटके रखे हुए हैं, ह्यूरिस्टिक टोटकों को ही बेसिकली कहते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि जी ये एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, ये पैटर्न वायरस की है, तो इसको उठा लो, ठीक है? इस फ़ाइल को स्कैन करो। तो हम सारों को स्कैन करने में टाइम बहुत लगता था, हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती थी, तो फॉर दैट रीज़न। फिर हमारे पास है एक्टिविटी ट्रैप्स। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ बनाई होती थी, और जो वायरस होते थे, हमने एक डमी प्रोग्राम्स बनाए होते थे, और वायरसेस जब उनको इन्फेक्ट करने लगते थे, तो हमें पता चल जाता था कि ये ख़ास किस्म की एक्टिविटी करने लगे हैं, और ये एक्टिविटी तो सिर्फ़ वायरस ही कर सकते हैं, तो हम उनको फिर स्कैनिंग शुरू करते थे। फिर फुल फीचर्ड प्रोटेक्शन था, जिसमें हमने तमाम चीज़ों को देखा, हमने तमाम चीज़ों को एनालाइज़ किया। अब हम ज़रा देखते हैं कि एंटीवायरस फुल फीचर्ड होता कैसे है? अच्छा जी, वायरस इन्फेक्टेड क्लाइंट मशीन, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन पे हमने देखा जी कि हमारे पास एक मशीन है जो इन्फेक्टेड है। हमने उस प्रोग्राम के फीचर्स को एनालिसिस के लिए भेज दिया। जो हमारे पास थर्ड स्टेप में ये हुआ कि उसके फीचर्स को एनालाइज़ किया गया,
उसके सिग्नेचर को एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन दे दी कि उसको हमने कैसे रिमूव करना है या क्वारंटाइन करना है या उसको कैसे रिमूव करना है। ये तमाम 4 स्टेप में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन में चलेगी। ये चीज़ कहाँ पर भेज दी गई? इस वायरस इन्फेक्टेड मशीन को भेज दी गई और फिर उसको कैसे रिमूव करना है, उसको कैसे होता है, वो तो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन साथ-साथ ये इन्फॉर्मेशन बाकी क्लाइंट मशीन्स को भी भेज दी गई कि इन केस बाकियों को अगर वो अफ़ेक्ट करेगा, तो वो कैसे उसका आपके पास तोड़ होगा। यानी जो हमारे पास रिपीटेडली अपडेट आते होते हैं ना, वो इस तरह आते हैं कि जी हम बाकियों को भेज देते हैं। सिमिलरली ये तो हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क था ना, हमारे पास अदर नेटवर्क्स पे भी भेज दिया जाता है। ताकि ये आ जाए। तो ये हमारे पास एक एडवांस एंटीवायरस टेक्नीक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम बाकियों को भी बता देते हैं। ठीक हो गया? तो ये डिजिटल इम्यून सिस्टम है कि हमारे पास पता चल जाए कि हमने उससे कैसे बचना है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर सेट अ एक्सेप्टेबल सॉफ्टवेयर बिहेवियर पॉलिसी एंड अपलोड देम टू अ सर्वर। ठीक है? जो हमारे पास सर्वर होता है, उसमें हमने क्या किया होता है, हमने पॉलिसी बना दी होती है। पॉलिसी कैन ऑल्सो बी अपलोडेड टू द डेस्कटॉप, हम बाकियों को भी दे देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर जब भी अटैक करता है थ्रू अ फायरवॉल। फायरवॉल हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे पास तमाम सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो तमाम हमारे पास नेटवर्क पे चीज़ें आती हैं, वो चेक की जाती हैं। इन केस उसमें कोई मलिशियस एक्टिविटी होती है, तो वो मलिशियस एक्टिविटी क्या की जाती है, उसको हम क्या कर देते हैं, सैंड बॉक्स पे डाल देते हैं। अब सैंड बॉक्स आपको पता है क्या है, क्योंकि एंटरप्राइज़ सिस्टम में हमने सैंड बॉक्स रखे हैं। ठीक है? अब हमारे पास सैंड बॉक्स होता है, वो एक्चुअल सिस्टम नहीं होता, वो वर्चुअल सिस्टम होता है। इन केस उसके रिसोर्सेज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, तो हमारा जो मेन सिस्टम होता है, वो हमारा बचा रहता है। तो हम उसे सैंड बॉक्स पे डाल देते हैं, ठीक है? वो उधर हमारे पास जो ब्लॉकर होता है, सैंड बॉक्स पे होता है और उसको प्रिवेंट करता है कि फर्दर प्रोसीड ना करे, ठीक है? सर्वर अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर दैट सस्पिशियस कोड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड सैंड बॉक्स अवेटेड फॉर। फिर वो सैंड बॉक्स जो होता है वेट करता होता है कि जी फर्दर हमने इसको कैसे क्या करना है, देखना है और उसको हैंडल करना है। तो ये एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम करते हैं। आज का लेक्चर बहुत लेंथी था। हमने पूरी अपनी कोशिश की कि तमाम टॉपिक्स को कवर करें और हम ऑन द सेम पेज आ जाएँ। आई होप कि आज का लेक्चर में थोड़ी-सी थ्योरी ज़्यादा थी, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा थी, आपको समझ आई होगी। बेटे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप, अभी तो खैर टाइम ख़त्म ही हो गया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस जो लेक्चर है इसे मैं अपलोड भी कर लूँ, तो जो चैनल है यूट्यूब का, बेटे उसमें आपके पास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देख के आप लोग क्या कर लें, जो होगा, मैं सारों को लिंक नहीं भेज सकता एक्चुअली। ठीक हो गया बेटे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।